हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। सो आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है, एडिटोरियल है सेक्शन 8 के पार्ट 4 को लेके, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस में मेंस के स्पेसिफिकली मेंशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। प्रीलिम्स से भी इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे स्टेटमेंट क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा मेंस में इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझते हैं क्या है ये। सो कुछ टाइम पहले राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि गुजरात के सूरत हाई कोर्ट ने उनको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया था डिफेमेशन के केस में, जिसमें उन्होंने शायद किसी मोदी नाम को लेकर कुछ कमेंट किया था, जिसकी वजह से उन पर डिफेमेशन केस लगा और 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जैसे ही उनको सज़ा सुनाई गई, वहाँ से इम्प्रिजनमेंट मिला, कन्विक्टेड हुए वो, तभी जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा से। तो लोकसभा से एकदम से डिस्क्वालीफाई जो करा गया, उसके पीछे रीजंस थे। रीजंस में एक बहुत बड़ा रीजन था सेक्शन 8 पार्ट 4 का नहीं होना। नहीं होना मतलब एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था। तब से कोई भी एमपी जो है जिसको सजा सुनाई जा रही है किसी भी कोर्ट से, उसको एकदम से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। समझते हैं, जो इसके राइटर हैं वो ये बात कर रहे हैं एडिटोरियल के आर्टिकल के, कि उसको वापसी लाने की नीड है इस समय पे। दोबारा से अगर पॉसिबल हो तो सेक्शन 8 का पार्ट 4 वापसी लाया जाए। समझते हैं क्या है ये। राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया डिफेमेशन के केस में, 2 साल की सजा। डिस्क्वालिफिकेशन एकदम से इंस्टेंट था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013। इस जजमेंट में कोर्ट ने जो है सेक्शन 4 इनवैलिडेट कर दिया, हटा दिया था सेक्शन 8 ऑफ पार्ट 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जो अलाउ करता था 3 मंथ पीरियड विद इन विच टू अपील। क्या है, देखिए, सपोज कीजिए कि छोटे कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड कर दिया। अब आप क्या है, हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो। सपोज कीजिए आपने अपील करी और वो कन्विक्शन जो था कोर्ट ने आपसे हटा दिया, कि जो जजमेंट है उसको बदल दिया। तब आप कन्विक्टेड न रहे, आप पे कोई भी जो है केस वेरीफाई नहीं हो पाया, कोई भी आप पे कन्विक्शन का चार्ज नहीं लगा। तो तब तक आप, जब तक फाइनली आपकी अपील का जजमेंट नहीं आ जाता है जो आपने अपील करी है, तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि तब तक आप फाइनल कन्विक्टेड नहीं हुए हैं, ये माना जाता था। बट कोर्ट ने इसको हटा दिया, इसका मतलब कोई 3 मंथ का पीरियड नहीं है, एट वंस आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता इस पीरियड के टाइम में जब तक अपील का टाइम रखते 3 मंथ तक। जब अपील एडमिट हो जाती, डिस्क्वालिफिकेशन फाइनल आउटकम पे डिपेंड करता, कि अगर आप लास्ट में भी कन्विक्टेड पाए गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा जिसमें अपील करी है, उस समय पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा। Thus, under the legal provisions cited, there was no instant disqualification of sitting member of the legislature. तो जो सेक्शन 8 का पार्ट 4 था, उसके अकॉर्डिंग आपका इंस्टेंट कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता था। लेकिन जब कोर्ट ने इसको हटा दिया, तो अब ओपिनियन है कुछ एक्सपर्ट का कि a sitting legislature is disqualified the moment the court order conviction and sentence under section 8(3). अब जब सेक्शन 8 का पार्ट 4 हट गया, तो डिस्क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? सेक्शन 8 के पार्ट 3 के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, इसको भी समझेंगे अभी। टॉप कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 102 जो है वो डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस बिटवीन द सिटिंग मेंबर एंड द कैंडिडेट सो फार एज डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। चाहे कोई कैंडिडेट है इलेक्शन के लिए, कोई मेंबर है इलेक्टेड, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं करता आर्टिकल 102। इस वजह से जब कैंडिडेट के ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन जैसा नहीं लगता, उसको इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, तो वो फाइट नहीं कर सकता है फर्दर इलेक्शन। तो इन द सेम वे जो सिटिंग मेंबर है, एमपी है, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू ग्रांट एग्जेप्शन टू सिटिंग मेंबर 3 मंथ के लिए, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। तो अब तक कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा इतना आया है। थॉमस क्लीरी केस 2013, जिसमें कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 का पार्ट 4 हटा दिया था। उसमें क्या था कि 3 मंथ का टाइम होता है एमपी के पास में, जिसमें वो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। वो जब ही डिस्क्वालीफाई किया सकते हैं जब अपील का फाइनल जजमेंट आएगा, वो भी कन्विक्टेड होने पर। बस इतना ही आया है।
उसके अलावा जब ये पार्ट हट गया कोर्ट के जजमेंट के बाद में, तो अप्लाई कौन सा होता है, सेक्शन 8 का थर्ड पार्ट। तो अब आते हैं सेक्शन 8 का थर्ड पार्ट, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, जिस पर्सन को कन्विक्टेड दिया जाता है, सेंटेंस होता है 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट का। ये सेक्शन क्या कहता है कि एक पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस के लिए और इम्प्रिजनमेंट के लिए 2 साल से ज़्यादा के लिए, वो डिस्क्वालीफाई होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जब उस पर कन्विक्शन चार्ज जो है वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इट डज नॉट से दैट सच अ पर्सन स्टैंड डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ conviction. So there is no ground indeed to conclude that the disqualification take place the moment the court pronounces a person guilty. अब अगर हम इसके दोनों इंटरप्रिटेशन ले, तो फाइनल कन्विक्शन तो जनरली जब ही होता है जब आप फाइनल मतलब हाईएस्ट कोर्ट के बाद में आपको कन्विक्टेड करा दे दिया जाएगा। अपील तो एक वे है कि अगर कोर्ट का जजमेंट गलत है तो यू कैन ओवरकम, यू कैन टर्न दैट जजमेंट और आप कन्विक्शन से बाहर आ सकते हो। तो सेक्शन 8(3) भी कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जब आप कन्विक्ट हुए हैं तब से जो है आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, शैल बी डिस्क्वालीफाइड। इसमें भी ये दिया हुआ है किया जाएगा, मतलब कोई पर्सन करेगा। The only condition is that such a person shall be disqualified from a date of conviction. So it appears that act of the instant disqualification of Mr. Gandhi did not have a sound legal basis, particularly so when we consider the word he shall be disqualified. तो उनको कर दिया जाएगा, ये इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, ये कह रहे हैं कि ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, हो जाएंगे नहीं, कर दिया जाएगा मतलब कोई पर्सन कोई पोजीशन पे प्रेसिडेंट या कोई भी स्पीकर कोई उनको करेगा डिस्क्वालीफाई, तब जाके वो फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। उसकी इंटरप्रिटेशंस को ये इस तरीके से ले रहे हैं कि ऑटोमेटिकली नहीं होगा, करा जाएगा, ठीक है। विच could only mean that some authority has to officially declare him disqualified. इसका मतलब है कोई अथॉरिटी ऐसी होगी जो उनको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करेगी, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है सेक्शन 8 के पार्ट 3 में, ऐसा ये इंटरप्रेट उसको कर रहे हैं। देखिए लैंग्वेज का रोल है, लैंग्वेज से वो इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट किसी और के ओपिनियन में, किसी और के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एक एडिटोरियल है तो यहाँ पे ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वो इसको भी अपने ओपिनियन के थ्रू एलैबोरेट कर रहे हैं। द ओपिनियन ऑफ दिस राइटर, अब ये जो राइटर हैं, which was expressed in few article is that authority who can declare sitting legislature disqualified could be president of India exercising this power under article 103. तो 103 के अंडर आर्टिकल के अंडर में पावर प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, मतलब किया जाएगा किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजिशन लिली थॉमस केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा था, ठीक है। Scheme of Section 3 seems to be that when a sitting member is convicted and sentenced to imprisonment for 2 years or more, he shall be disqualified with effect from the date of conviction. तो जब he shall be disqualified with effect from the date of conviction, conviction की डेट से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। फर्दर इट इज़ द प्रेसिडेंट, कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे जो उनको आर्टिकल 103 के अंडर में डिस्क्वालीफाई करेंगे। जो सेक्रेटेरिएट है हाउस का, टू विच द मेंबर बिलोंग्स हैज नो रिकॉग्निशन अथॉरिटी टू डिक्लेयर डिस्क्वालीफाइड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्शन 8(3) भी ये कहता है कि ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, प्रेसिडेंट उनको डिस्क्वालीफाई करेगा। खुद हाउस के पास में पावर नहीं है, सेक्रेटेरिएट के पास में पावर नहीं है कि वो उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दें जो कन्विक्टेड है किसी कोर्ट के द्वारा। तो आप एक ओवरव्यू समझ गए होंगे, रिकॉल कर देता हूँ मैं। उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि अब सेक्शन 8 पार्ट 4 आरपी एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। थॉमस लिली केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार कर दिया था। उसके बाद जब वो नहीं अप्लाई होता है, और उसमें था क्या कि आप 3 मंथ्स तक जो है अपील करने के टाइम पर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, बट अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। एडवांस डिस्क्वालिफिकेशन पॉसिबल है किसी भी कोर्ट के जजमेंट के बाद में, आपके कन्विक्शन होने के बाद में। बट अब अप्लाई कौन सा होगा, सेक्शन 8 का पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कहता है कि कन्विक्शन की डेट से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कोई अथॉरिटी होगी, ये कह रहे हैं अथॉरिटी प्रेसिडेंट होंगे, जो आर्टिकल 103 का यूज़ करके डिक्लेयर करते हैं, मतलब डिस्क्वालीफाई करते हैं किसी पर्सन को। और मतलब जो हाउस होगा, उसका सेक्रेटेरिएट होगा, उसके पास कोई पावर नहीं होगी डिस्क्वालीफाई करने की, पावर प्रेसिडेंट के पास होगी।
डिस्क्वालिफिकेशन इन सेंटेंस क्वांटम। अब क्वेश्चन क्या उठता है, डिस्क्वालिफिकेशन मिस्टर गांधी वॉज वेदर टू स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस कैन लिफ्ट द क्वालिफिकेशन और वेदर स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नेसेसरी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज करते हैं, अगर मिस्टर गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्या केवल सेंटेंस डिस्क्वालिफिकेशन को लिफ्ट कर सकता है? स्टे लगाना मतलब अभी सेंटेंस पे स्टे लगा दिया गया कोर्ट के द्वारा, या फिर स्टे ऑफ कन्विक्शन इज नेसेसरी, कन्विक्शन का स्टे रहना नेसेसरी है डिस्क्वालीफाई होने के लिए। इसका मतलब समझिए डिफरेंट टर्म है, वो छोटा सा गैप है। स्टे ऑफ ओनली सेंटेंस, सेंटेंस का स्टे करने का मतलब क्या है कि जो कोर्ट का जजमेंट था, वो सेंटेंस जो था कोर्ट का, उस पे स्टे लगा दिया है कोर्ट ने, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। सेकंड, या फिर ये कहें कि आपका जो आरोप था उस पर रोक लगा दी है। तो अगर आपके आरोप पे रोक लगा दी है कन्विक्शन पे, तो आप कन्विक्टेड हुए नहीं, और आप कन्विक्टेड नहीं हुए तो डिस्क्वालिफिकेशन का स्टैंड कोई मिलता नहीं है। हाँ, अगर आपके सेंटेंस पे स्टे लगाया है तब मैटर अलग है। 1980 1990s में हाई कोर्ट, हिमाचल कोर्ट, ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन रिमेन्स इंटैक्ट ऑन स्टेइंग द सेंटेंसेस। इसका मतलब है अगर सेंटेंस पे रोक लगाई गई है, कोर्ट के जजमेंट पे रोक लगाई गई है, तो डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन आपकी इंटैक्ट रहेगी। बट मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिफरेंट व्यू लिया था जयललिता केस में। उन्होंने कहा द मोमेंट द सेंटेंस इज सस्पेंडेड, conviction should be deemed to have been suspended, or otherwise the framers of the code would have taken care to provide for stay of conviction or suspension of conviction also। बाकी सब ने ये कहा कि अगर आप कोई जजमेंट है लोअर कोर्ट का, उस पर स्टे लगाते हो, कुछ टाइम की रोक लगाते हो कि ये जजमेंट माना नहीं जाएगा, तो क्या इसका मतलब वो कन्विक्शन भी माना नहीं जाएगा? तो कई सारे कोर्ट ने कहा कि इससे डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे। बट मद्रास हाई कोर्ट का डिफरेंट व्यू था। उन्होंने कहा कि अगर आपने सेंटेंस पे स्टे लगाया है तो इट मीन्स कन्विक्शन पे भी स्टे माना जाएगा, और कन्विक्शन पे स्टे माना गया इट मीन्स डिस्क्वालिफिकेशन पे भी स्टे माना जाएगा। या फिर जो फ्रेमर्स हैं, कोड बनाने वाले, कानून बनाने वाले, उनको ध्यान देना चाहिए इस बात का कि स्टे ऑफ कन्विक्शन, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन ऑल्सो, कि कन्विक्शन पे रोक लगाने का मतलब क्या है, सस्पेंड कर देना है। सस्पेंड मतलब किस टाइम तक ये कन्विक्शन माना नहीं जाएगा। अब इन सब इंटरप्रिटेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर आप सेंटेंस पे स्टे लगा रहे हो लोअर कोर्ट के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कन्विक्शन पे भी स्टे लगाओगे। कन्विक्शन पे अगर आपने स्टे लगा दिया, उसको सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन को, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करते, डिस्क्वालिफिकेशन का बेस तो कन्विक्शन ही है। हाउएवर इन राहुल गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट स्टेट द कन्विक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया। इट डिड नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन वेदर द स्टे ऑफ कन्विक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी और ऑन सस्पेंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन। बट कोर्ट ने स्टे तो लगा दिया कन्विक्शन पे, बट इस पे अपना कोई भी ओपिनियन नहीं डिस्कस करा कि स्टे, कन्विक्शन पे रोक लगाना ज़रूरी है उसके साथ में, और ऑन सस्पेंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड करने पे भी स्टे लगाना ज़रूरी है। मतलब एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन की पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आपने कुछ अभी कहा कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो दोबारा से हाउस में लौट के आ गए हैं। बट ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तो क्या, अगर बीच में कोर्ट स्टे लगाता है कोई भी अपनी सुनवाई करने से पहले, तो क्या उसके कन्विक्शन पे भी स्टे लग जाएगा, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड कर दी जाएगी? ये क्वेश्चन रिमेन्स इंटैक्ट। इस क्वेश्चन पे कोई डिस्कस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा। अब इट मस्ट बी रिमेंबर दैट डिस्क्वालिफिकेशन अराइज ओनली व्हेन द सेंटेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर। डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है? अब 2 या 2 से ज़्यादा साल की सजा। अब आप ये जो पॉइंट हैं इनको ध्यान से देखिएगा, इनसे कभी भी स्टेटमेंट बन सकता है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकती है? अब कन्विक्शन 2 या उससे ज़्यादा साल का हो। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया रिसेंट ऑर्डर में राहुल गांधी केस में, if the period of imprisonment was less by 1 day the disqualification would not have occurred। अगर 2 साल से एक भी दिन की कम सजा है तो कन्विक्शन नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। It would mean that disqualification is directly relatable to the quantum of sentence and not conviction, but this is a point the lawmaker and the judiciary will have to deal with। तो
व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं सेंटेंस के टाइम से हो रहा है, ना कि एक्चुअल में कन्विक्शन से। कि आप दोषी करार दे दिए गए हो, इसकी वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल है, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 2 साल से एक भी दिन कम है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाओगे। द जजमेंट इन लिली थॉमस कैन ऑल्सो प्ले हैवोक विद द कैरियर्स ऑफ सिटिंग लेजिस्लेचर। अब ये कह रहे हैं कि जजमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से डिस्क्वालीफाई कर देना कन्विक्शन या सेंटेंस पे उनके एंटायर कैरियर को खराब कर सकता है। विदाउट गिव देम ब्रेदिंग स्पेस बिकॉज द कोर्ट इन जनरल हैव अ वेरी डायलेटेड सिस्टम डीलिंग विद अपील। क्योंकि अपील को डील करने में कोर्ट काफ़ी टाइम लेते हैं, उसको रिवीजन करने में और बाद में अपना उस पर जजमेंट देने में। बट द केस ऑफ द आगरा कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एमपी रामशंकर कथेरिया को 24 आवर के अंदर अंदर जो है कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया था। दस सेविंग हिज हाउस मेंबरशिप इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एक्सेप्शन। कहना चाह रहे हैं कि इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन जो हो रही है उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आपको अपील करने का भी टाइम नहीं होता, अपील पे सुनवाई इतनी जल्दी कोर्ट नहीं कर पाते हैं, टेक टाइम। कुछ एक्सेप्शन है, आगरा कोर्ट का एग्जाम्पल उन्होंने एकदम कर दिया था, बट ये बहुत रेयर एक्सेप्शन है। इन जनरल अपील काफ़ी टाइम ले जाती है, और अगर आप किसी वजह से कन्विक्ट होकर डिस्क्वालीफाई हो गए, जब तक अपील का जजमेंट नहीं आता है, लौट के सेंटेंस नहीं आता है कोर्ट की तरफ से, आप डिस्क्वालीफाई ही रहोगे। So it is heartening that a court like the Agra Session Court exists in a country। तारीफ कर रहे हैं आगरा कोर्ट की, इन्होंने एकदम से डिस्क्वालिफिकेशन को एड्रेस करा, जिससे उनका लेजिस्लेचर का कैरियर ठीक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन तो कर दिया ये कह के कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है डिस्पेंड करने की कन्विक्टेड लेजिस्लेचर को, क्योंकि आर्टिकल 102 डिफ्रेंशिएट नहीं करता है उनमें और कैंडिडेट में, पहले ही बता चुके हैं हम। इस वजह से आर्टिकल 103 जो प्रोवाइड करता है इस केस में, तो डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। पर हैव्स अमेंडमेंट कैन बी मेड, और अमेंडमेंट हो सकता है इसमें, और जो वन मतलब आर्ट सेक्शन ये है इसको वापसी से लाया जा सकता है किसी वे में। नो क्वालिटेटिव चेंज। In fact, judgment Lily Thomas has not resulted in any perceptible qualitative change in criminal proclivity of politician। तो जो पर्पस था लिली थॉमस का वो ये था कि आप कन्विक्टेड हो तो उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, आप कन्विक्टेड हो तो आप हाउस से बाहर जाने चाहिए। बट क्वांटिटी वाइज तो इससे इम्पैक्ट आया कि कई सारे जो एमपीज हैं उनको एट वंस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्वालिटेटिव मीन्स क्या हर कोई डिस्क्वालीफाई होता है जो कन्विक्टेड होता है? पॉलिटिशियन जो बिलोंग करते हैं पावरफुल रूलिंग को, मतलब जो पार्टी रूलिंग करती है, वो एकदम जो है मे बी एबल टू गेट अ कन्विक्शन स्टे, उनको एकदम फ्यू आवर्स में स्टे मिल जाता है, खुद को बचा लेते हैं एकदम डिस्क्वालीफाई होने से। और जो जैसे गांधी जी जैसे उनको 4 महीने हो गए कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही स्टे लग पाया, ठीक है, एक डिफेमेशन केस में जो कि नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। दिस एंड अदर केसेस शो दैट इसको नीड है रिस्टोर करने की, जिससे सब चीज़ें बची रहें विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट। इन द वर्ड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कुल मिला के इफ आई समराइज दिस, आप समझ गए होंगे व्हाट इज सेक्शन 8(4), क्यों रिपील करा था कोर्ट ने। सेक्शन 8(3) क्या है, क्या इसके अंदर प्रोविजन है, क्या इसके अंदर प्रोविजन है, और इसको रिस्टोर करने की नीड क्यों है। वॉच द वीडियो अगेन, या डायरेक्ट न्यूज़पेपर में से पढ़िए। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप न्यूज़पेपर में से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी आज के भी एडिटोरियल हैं, एक चंद्रयान पे है, ठीक है, एक आर्टिकल आया है इसमें दिखाया गया है लैंडिंग का, तो वो इम्पोर्टेंट है साइंस टेक के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा एक टॉक्सिक फेमिनिस्ट टॉपिक है जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से GS1 में इम्पोर्टेंट है। सो और इसके पॉइंट नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको शेयर कीजिए बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।